प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन को डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, जिसमें कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके एक्ट करेंगे। एक होते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर्स, निकोटीनिक रिसेप्टर्स। चलिए हम इसका देखते हैं कि इसका नाम मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स ही क्यों रखा गया और इसका नाम निकोटीनिक रिसेप्टर्स ही क्यों रखा गया। हमारे पास एक सब्सटेंस है मस्कुरेन, एसिटाइल कोलिन तो इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा ही, लेकिन उसके अलावा हमारे पास एक सब्सटेंस है मस्कुरेन जो इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके क्या करता था? एक्ट करता था, हाई एफिनिटी रखता था इन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने की, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। तो इसके हमने क्या नाम रख दिया? मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स का नाम रख दिया। इसके अलावा हमारे पास क्या है? निकोटीनिक रिसेप्टर्स, निकोटीनिक रिसेप्टर्स। इसके बाद हमारे पास क्या है? निकोटीनिक रिसेप्टर्स। ये हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के अलावा हमारे पास एक सब्सटेंस है निकोटीन, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे तंबाकू स्मोकिंग में पाया जाता है। वो हाई एफिनिटी रखता था इस पे एक्ट करने की, इस पे बाइंड करने की, इस रिसेप्टर्स पे। तो हमने इसका क्या नाम रख दिया? इसका हमने नाम रख दिया निकोटीनिक रिसेप्टर्स। तो मस्कुरेनिक जो रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन हाई एफिनिटी रखता है इस पे एक्ट करने की, और दूसरा मस्कुरेन एक हमारे पास सब्सटेंस है जो हमारे पॉइजनस मशरूम में पाया जाता है, वो भी हाई एफिनिटी रखता है इसमें बाइंड होने की। निकोटीनिक रिसेप्टर्स में कौन सा होगा? एक एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन, और दूसरा हमारे पास सब्सटेंस है निकोटीन जो हाई एफिनिटी रखता है इस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करने की। देन है हमारे पास क्या होता है? जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे पास। और जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स। ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स कैसे होते हैं? जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ये हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, ये इसके पास जी प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जी प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ये हमारे पास क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होंगे कौन से रिसेप्टर्स होंगे? हमारे पास मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होंगे। जी प्रोटीन में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये हमारे पास कोई आयन चैनल है, आयन चैनल में कौन से रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स पाए जाएंगे? निकोटीनिक रिसेप्टर्स हमारे आयन चैनल्स में पाए जाएंगे। देन हम लोग आयन चैनल्स में कैसे ये मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स पाए जाएंगे? फिर अगर कोई निकोटीनिक रिसेप्टर्स पाए जाएंगे और कोई निकोटीन या फिर हमारे पास एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर जाके अटैच होगा, तो फिर क्या होगा? आयन अंदर इन्फ्लक्स होने लग जाएगा, आयन का चैनल्स ओपन हो जाएंगे, आयन्स अंदर मूव करने लग जाएंगे। जब आयन्स अंदर मूव करेंगे तो हाइपरपोलराइजेशन वगैरह हो जाएगी। इनके हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की टाइप्स हैं M1, M2, M3, M4 एंड M5। ये जो फर्स्ट थ्री इसकी टाइप्स हैं ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाईली सिग्निफिकेंट इनकी 3 टाइप्स हैं। अगर इसकी हम लोग टाइप्स की बात करें तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स की, इसकी हम एब्रिविएशन देखते हैं CAAN। निकोटीनिक रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाए जाएंगे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। और फिर क्या कहाँ पाए जाएंगे? एड्रिनल मेडुला में पाए जाएंगे, और साथ कहाँ पाए जाएंगे? हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाएंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाएंगे। ठीक है, तो निकोटीनिक रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाएंगे? CNS में पाए जाएंगे, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाए जाएंगे, एड्रिनल मेडुला में पाए जाएंगे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाएंगे। ये जो फर्स्ट 3 हैं इसमें भी CNS में जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं, एड्रिनल मेडुला में पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं NN। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं NM। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? जैसे हमें पता है कि एक नर्व आई है, ठीक है, ये हमारे पास कोई नर्व है, ये हमारे पास कोई मसल्स है,
नर्व ने इसको जा क्या करना है, मसल को इनर्वेट करना है। तो फिर ये जो दरमियान में जो पार्ट होता है, स्पेस होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक नर्व और एक मसल के दरमियान में जो जगह होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इसको कहते हैं। चलें अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। हमने ये तो बात कर ली रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये अल्कलॉइड होते हैं, पॉइजनस मशरूम्स में पाए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जो M1 रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे गैस्ट्रिक पाराइटल सेल्स में पाए जाते हैं। M2 जो सेल्स होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, कार्डिक सेल्स में, स्मूथ मसल्स वगैरह में पाए जाते हैं। जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे कहाँ पाए जाएंगे, हमारे ब्लैडर में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह में पाए जाएंगे और स्मूथ मसल्स में पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसे हमें पता है ये क्या होते हैं, हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें जी प्रोटीन के पास क्या होते हैं, हमारे पास सब यूनिट्स होते हैं, जी प्रोटीन अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। इनके ऊपर से एक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम क्या कहेंगे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स बोलेंगे। अब नॉर्मली अब एसिटाइलकोलिन या कोई सब्सटेंस मस्कुरेन जब यहाँ पे इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड नहीं करता तो हमारे पास जो अल्फ़ा सब यूनिट है इसके साथ कौन अटैच होता है, GDP अटैच होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मस्कुरेन या फिर एसिटाइलकोलिन जाके अटैच हो जाए तो फिर ये यहाँ से टूट जाता है, अल्फ़ा सब यूनिट्स यहाँ से टूट जाते हैं और अटैच हो जाता है GTP के साथ। GTP के साथ जाके हमारा अल्फ़ा सब यूनिट अटैच हो जाता है। जब GTP के साथ अल्फ़ा सब यूनिट अटैच हो जाएगा तो आगे हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस ये इसको जाके क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। जब ये सब्सटेंस को स्टिमुलेट कर देगा, अल्फ़ा GTP जब एडिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट कर देगा तो ये कन्वर्ट करेगा, दो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, एक इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और दूसरा डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये दो सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे। जब इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट को ये प्रोड्यूस करेगा तो फिर ये सिग्नल भेजेंगे, किसको सिग्नल भेजेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल भेजेंगे। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल भेजेंगे तो कैल्शियम की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी और रिलीज़ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम की प्रोडक्शन और रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपरपोलराइजेशन बॉडी में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब डाइएसाइल ग्लिसरॉल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, ये प्रोटीन काइनेस C को एक्टिवेट करेगा, प्रोटीन काइनेस C को जाके एक्टिवेट करेगा। जब प्रोटीन काइनेस C एक्टिवेट होगा हमारे पास तो फिर ये फर्दर क्या करेगा, इंजाइम्स और प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करवाएंगे जिससे फर्दर रिएक्शंस होंगे। अच्छा, अब ये कौन से रिसेप्टर्स करेंगे, हमने कहा कि M1, M2, M3 क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। तो अब ये एक्टिवेट कौन करेंगे, ये सिर्फ हमारे पास M1 और M3 रिसेप्टर्स हमारे पास इन सारी चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। इनका क्या होता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है M1 M3 रिसेप्टर्स का। लेकिन जो हमारे पास M2 हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं इसका क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन होता है M2 रिसेप्टर्स का। अब चलें इसको देखते हैं इनका कैसे इनहिबिटरी एक्शन होता है। M2 रिसेप्टर्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, जी प्रोटीन है यहाँ पर, ये हमारे पास रिसेप्टर है, यहाँ पे M2 रिसेप्टर्स हैं। ये M2 रिसेप्टर्स हैं तो इसने क्या अब काम करना है, इसने इनहिबिटरी इफेक्ट करना है। कोई हमारे पास सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन या फिर हमारे पास मस्कुरेन जाके अटैच हुआ यहाँ पे, ये हमारे पास सब यूनिट्स हैं इसके, यहाँ से डिसोसिएट होंगे तो अब एडिनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट नहीं करेंगे। एडिनाइल साइक्लेस को वहाँ पे तो M1 M3 एक्टिवेट कर रहे थे, जब M2 रिसेप्टर्स यहाँ पर होंगे तो ये इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो फिर साइक्लिक AMP का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइक्लिक AMP का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब साइक्लिक AMP का लेवल कम हो जाएगा तो फिर हमारे पास पोटाशियम की कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा, हमारे सेल से बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा। जब पोटाशियम की कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा तो अंदर क्या होगा, ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली ज़्यादा हो जाएगी, नेगेटिव
ज़्यादा हो जाएगा। जब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो फिर थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा कम हो जाएगा। हार्ट रेट को ये कम करते हैं, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डिक कंडक्टेंस वगैरह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो तरह के होते हैं, एक मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सब्सटेंस मस्कुरेन इसका हाई एफिनिटी रखता था इस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करने की, बाइंड करने की, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स। और निकोटीन रिसेप्टर्स क्यों नाम रखा, क्योंकि एक सब्सटेंस हमारे पास निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है वो हाई एफिनिटी रखता था इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करने की, तो हमने इनका क्या नाम रखा, निकोटीनिक रिसेप्टर्स। अब एसिटाइलकोलिन भी इस पे जाके एक्ट करता है, मस्कुरेन भी इस पे जाके एक्ट करता है। एसिटाइलकोलिन भी जाके एक्ट करेगा, निकोटीन भी जाके एक्ट करेगा। उसके बाद फिर है ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। और जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। तो हमने इसके आगे टाइप्स देख ली, इसकी 5 टाइप्स होती हैं, 3 क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होती हैं। और इस पर आगे कितनी टाइप्स होती हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक NM होती है, एक NN होता है और एक NM होती है। जो NN होगा वो कहाँ पाया जाएगा, CNS में पाया जाएगा, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाया जाएगा, एड्रिनल मेडुला में पाया जाएगा। और NM कहाँ पाया जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाएगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा, जो M1 है और M3 है, इसका क्या होता है, हमारे पास स्टिमुलेटरी एक्शन होता है। स्टिमुलेटरी एक्शन होगा तो ये एडेनाइल साइक्लेज को जाके एक्टिवेट करेगा, एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट करेंगे तो इनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट बनेगा और डाइसाइल ग्लिसरॉल बनेगा जो आगे जाके अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। और जो M2 होता है, इसका क्या होता है, इनहिबिटरी इफेक्ट होता है। M2 का जब इनहिबिटरी इफेक्ट होगा तो एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट नहीं करेगा। जब एडेनाइल साइक्लेज एक्टिवेट नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो साइक्लिक AMP का लेवल कम हो जाएगा। जब साइक्लिक AMP का लेवल कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी पोटाशियम की। जब पोटाशियम की कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो हार्ट का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्डिक आउटपुट वगैरह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।